बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक बहुत ताकतवर जज की बेटी ने अपनी बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ी से दो बंदे कुचल के मार डाले और उसके बाद उस बेटी को बचाने के लिए जज साहब सिस्टम से भिड़ गए। ये कहानी इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर जोरों शोर से चलाई जा रही है। माजरा क्या है? अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो जारी है, मगर मैं दरमियान में इसलिए आन टपका हूं कि आपको बताना है। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल डॉक्यूमेंटेड भी। डॉक्यूमेंटेड में हम पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन वाक़यात, बाज़ औक़ात आलमी तारीख के अहम तरीन वाक़यात डॉक्यूमेंट करेंगे। ऐसी कहानियाँ जो ज़रा छुपी हुई हैं, अनकही हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपके सामने नहीं हैं। ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लें कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उन वाक़यात को हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेड। मैं आपके सामने रखता हूँ। आपने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक साहब को देखा है। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो खिताब किया वो खिताब था एस्टैब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर देखना है। अदालत से मुदाखलत एस्टैब्लिशमेंट की ख़त्म करनी है। हमें अपने इंस्टीट्यूट को ठीक करना है। खुशी है कि हमारी अदालत के जजेस जो हैं वो इंसाफ पर मबनी फैसले कर रहे हैं, दबाव को रिजेक्ट कर रहे हैं। सरगोधा के जज साहब की उन्होंने तारीफ़ की और बताया कि सरगोधा के जज साहब ने मुझे फ़ोन किया, तमाम सूरत हाल बताई, वगैरह वगैरह। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो हैं, उनकी बेटी, उनका सोशल मीडिया पर जो शनाख्ती कार्ड है, माफ़ कीजिएगा पासपोर्ट कहते कहते रह गए, जो शनाख्ती कार्ड है वो कुछ लोग शेयर कर रहे हैं। शानज़े मलिक गालिबन उनका नाम है, और बताया जा रहा है कि ये जो शानज़े मलिक हैं, इन्होंने दो बंदे अपनी लैंड क्रूजर से कुचल के मार डाले। मामला क्या है? 2022 में, 2 साल पहले, गालिबन जून जुलाई था, उस वक्त इनकी गाड़ी से, अब ये ड्राइविंग सीट पर थी या ये पैसेंजर सीट पर थी, कहां थी नहीं पता, लेकिन इनकी गाड़ी से दो बंदे मार दिए गए। एक बंदा था गालिबन खैबर पख्तूनख्वा का और एक बंदा था पंजाब का। ये दोनों बंदे रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो बड़ी मशहूर चेन है फूड की, सेवर फूड्स, पुलाव उनका बड़ा मशहूर है, ये उसके मुलाजमीन थे। एक सड़क पे एक एक्सीडेंट में इन दोनों को इस गाड़ी ने कुचला, ये दोनों जान से गए। पुलिस ने उस वक्त, जो जज साहब थे, जो अब चीफ जस्टिस है शहजाद मलिक साहब, मुबैना तौर पर पुलिस ने, अब ये एक्सीडेंट भी मुबैना है, शानज़े मलिक इनकी साहबजादी, उनकी गाड़ी में मौजूदगी भी मुबैना है, और उन्होंने स्टीयरिंग व्हील पे बैठ के इनको कुचला, ये भी मुबैना है। तो पुलिस ने मुबैना तौर पर जज साहब की बेटी को बचाया। जज साहब ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया और जज साहब ने फौरी तौर पर अपनी बेटी से ये तमाम मामला जानने के बाद, मुबैना तौर पर कि किस तरह से दो बंदे मर गए, जज साहब ने अपनी बेटी को बचाने के लिए फौरी तौर पर एक्शन में आकर पुलिस हुक्काम से रब्ता किया। पुलिस हुक्काम ने गाड़ी साइड पर की, जज साहब की बेटी को साइड पर किया और इस मामले को दबाना शुरू कर दिया गया। दो बंदे मर गए थे तो दबाने में मेहनत लगती है। हुआ ये कि मुबैना तौर पर अगेन ये जो मामला है, इसमें कूदे फिर चीफ जस्टिस साहब के साहबजादे। मुबैना तौर पर वो गए, जो ख़ानदान है, तनोली ख़ानदान खैबर पख्तूनख्वा वाला, जिनका एक बेटा मारा गया, उन तक गए। मुबैना तौर पर ही उन्होंने वहाँ जाकर उस ख़ानदान को समझाया, बुझाया और राज़ीनामे पर मंजूर किया। मुमकिना तौर पर कुछ पैसे दिए होंगे, इसकी एक पूरी ट्रेल होती है, राज़ीनामा होता है, लिखा जाता है, ख़त्म किया जाता है, वो लोग माफ़ करते हैं, सब कुछ होता है। या मुबैना तौर पर उन्होंने डराया धमकाया कि जज का बेटा हूँ, वकील हूँ, जज बहुत बड़ी ताकत है, तुम्हें इंसाफ कहाँ मिलेगा, वगैरह वगैरह, और उन्हें राज़ी कर दिया कि मज़ीद सख्तियों से बचो, तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। और वो राज़ी हो गया ख़ानदान, और उन्होंने अपने बेटे का खून माफ़ कर दिया। ये सारी कहानी 2 बरस पहले की है, जिसमें मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस साहब की बेटी इन्वॉल्व हैं। अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनका शनाख्ती कार्ड वो शो कर रहे हैं कि ये वो बेटी है जिसने ये सब कुछ किया था। बाज़ जगहों पर वो FIR भी चल रही है कि इस तरह से ये वाक़या हुआ था, ये इन्होंने किया था,
اور جو لینڈ کروزر اس کا نمبر بھی کچھ یوٹیوب پر موجود لوگ جو ایک مخصوص انداز سے کام کرتے ہیں، ایک مخصوص ذہنیت کے لوگ ہیں، ان میں آپ کو نظر کیا آئے گا؟ ان میں سے کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ اپنی اپروچ میں یہ بڑے لبرل ہیں، کچھ لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ اپنی اپروچ میں یہ بڑے مذہبی ہیں، کچھ لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ یہ بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، کچھ ایسے بھی نظر آئیں گے جو کسی حد تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ لیکن ایک چیز کامن ان سب میں، ان پرو اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، پرو جماعت اسلامی، مذہبی اپروچ رکھنے والے، لبرل اپروچ رکھنے والے، پرو نون لیگ، ان تمام لوگوں میں ایک چیز کامن نظر آئے گی کہ یہ تمام لوگ اینٹی عمران خان لوگ ہیں۔ اور اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں، عدالت کے جج صاحب کو ہم نے دیکھا، ایک سے زائد جج صاحبان کو، کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو ختم کرنے کے لیے سامنے آ چکے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کا خط بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس تمام صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے کہ ان ججز کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اسے اسٹیبلشمنٹ سے شکایت ہے، یہ تمام لوگ اب اس کیس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک وکیل صاحب ہیں، یہ میاں داؤد ایڈوکیٹ جو ہیں، ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پوسٹ ہو رہی ہیں۔ میں چونکہ ان کو ٹویٹر پہ بہت پہلے بلاک کر چکا ہوں، میں ان کی پوسٹس وغیرہ جو ہے وہ جا کر نہیں دیکھتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں وکیل صاحب۔ ایک آدھ بار میں نے آپ کے سامنے شیئر بھی کی کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ عمران خان کے جو قاتلانہ حملہ کرنے والا شخص ہے اس کے بھی یہ وکیل ہیں۔ مظاہر نقوی صاحب کے معاملے میں ریفرنس بھی لے کر آئے تھے، اس میں بھی یہ وکیل تھے۔ پھر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز کا خط آیا اس میں بھی کہا تھا کہ ان کے خلاف ریفرنس آنا چاہیے، تو یہ وہ وکیل صاحب ہیں، یہ پہلے رپورٹر بھی تھے، میاں داؤد ایڈوکیٹ۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور یہ تمام لوگ مل کر اس وقت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جب ایلیویٹ ہو کر سپریم کورٹ جا رہے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، اب وہ سپریم کورٹ کے جج بننے جا رہے ہیں، تو ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس اب جو انقلابی ہیں، چیف جسٹس اب جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت روکنا چاہتے ہیں، چیف جسٹس اب جو انصاف پر مبنی فیصلے ہی ہوں گے، یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں جس نے 2 بندے کچل کر مار دیے تھے۔ یہ ان لوگوں کا پورا کیس ہے کہ چیف جسٹس کے انقلابی بننے کے پیچھے یہ کہانی ہے۔ انقلابی کیوں بنیں گے؟ اب کیوں بنیں گے انقلابی؟ اب کیوں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت روکیں گے؟ تو ان عقل کے اندھوں سے پہلا سوال۔ ان عقل کے اندھوں سے دوسرا سوال، کیا یہ صرف چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کر رہے ہیں یا دیگر جج صاحبان بھی ہمیں بتا رہے ہیں؟ یعنی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ پوچھتے ہیں انتظامیہ سے کہ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، سب کو نظر آ رہا ہے کون روک رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز خط لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اطہر من اللہ صاحب ہوں، منصور علی شاہ صاحب ہوں، دیگر جج صاحبان ہوں سپریم کورٹ میں، وہ کہتے ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے آتا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یہ کہتے ہیں، سرگودھا کے جج صاحب یہ کہتے ہیں۔ تو ان عقل کے اندھوں سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مداخلت نہیں ہو رہی؟ پھر ان عقل کے اندھوں سے تیسرا سوال یہ ہے کہ جج صاحب کا پہلے کوئی انقلابی فیصلہ ہمیں نظر نہیں آیا، کیا 2 سال میں نظر آیا؟ تو تب جج صاحب محض جج صاحب تھے، اور کیا اس وقت اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھیں؟ آپ کو نظر نہیں آئیں؟ جج صاحب نے آتے ہی جو فیصلے دیے ان کو آپ پرو پی ٹی آئی فیصلہ کہہ رہے ہیں، اور جج صاحب کو آپ پرو پی ٹی آئی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جج کہہ رہے ہیں۔ تو پھر چیزیں نکال کر لائیے۔ ان عقل کے اندھوں سے جو میرا چوتھا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جج صاحب کی بیٹی نے ایک لمحے کو مان لیجئے کہ خود اسٹیئرنگ ویل پر بیٹھ کر گاڑی چڑھا دی 2 بندوں پر، ان کو مار دیا، اپنے والد سے کردار ادا کرنے کے لیے کہا، ان کے والد نے کردار ادا کیا، ان کے بیٹے نے اس خاندان کو ڈرایا دھمکایا، یہ ایک لمحے کو مان لیا۔ اب اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر وہ تمام لوگ جنہوں نے اس وقت یہ سب کچھ ہونے دیا، اس خاندان کو بلکہ 2 خاندانوں کو جن کے بچے مارے گئے، ان کو ڈرنے دیا، ان پہ دباؤ آنے دیا، ان کو راضی نامے پر راضی ہونے دیا، ان کو اس بات پر مجبور ہونے دیا کہ ان کے خاندان کے، ان کے پیاروں کا خون جو ہے وہ رائیگاں چلا جائے، قاتل بچ جائے، پہلے اس بات پر راضی ہونے دیا، اور اب کوئی 2 سال پرانے ڈاکیومنٹس نکال کر لا رہا ہے، تب جب چیف جسٹس اسٹیبلشمنٹ سے سوال کر رہے ہیں۔ تو جس کسی نے بھی اس وقت راضی نامہ ہونے دیا اور جج صاحب کے خلاف نہیں بتایا کہ یہ جج اپنی بیٹی کو بچا رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، یا جو اب
जज साहब जब कह रहे हैं मुदाखलत नहीं होने दूंगा, इंसाफ पे मबनी फैसले करूंगा, तो अब वो पुरानी चीज निकाल कर ले आया, पहले दबाकर बैठ गया था, वो ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा मामला है। इस मामले में हमें नजर ये आ रहा है कि वो लोग जिन्होंने उस वक्त कागजात तमाम सूरत हाल मालूम होने के बावजूद मामला दबा दिया, आज निकाल कर लाए हैं और कुछ मखसूस यूट्यूबर्स को, कुछ मखसूस सहाफ़ियों को, कुछ मखसूस लॉबी को कहा है कि जज साहब पे हमला कर दो, सोशल मीडिया पे इनकी बेटी के डॉक्यूमेंट्स डाल दो, सब कुछ कर दो। वो लोग बाकायदा तौर पर मौके पर किसी की गर्दन दबाने वाले लोग हैं, इंसाफ पर मबनी लोग नहीं हैं। क्योंकि इंसाफ पर मबनी लोग होते तो तभी रोकते जज साहब का हाथ, अगर जज साहब इन्वॉल्व थे कि ये किसी के खून का मामला है, नहीं जाने देंगे। तो वो इंसाफ पर मबनी काम किसी भी तौर पर नहीं कर रहे, हमें साफ नजर आ रहा है। तो जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के मामले में उनकी बेटी के साथ प्रेशर के लिए किया जा रहा है, वो आपके सामने, इसमें एक और सवाल पैदा होता है कि जज साहब इतने गलत हैं, जज साहब ने इतना बुरा किया है, तो फिर जज साहब को यहीं रहने दो, उनके खिलाफ यहीं इसी कुर्सी पर, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की कुर्सी पर रेफरेंस लाओ, जज साहब को घर भेजो। जज साहब को सुप्रीम कोर्ट क्यों लेकर जा रहे हो? क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का ये चीफ जस्टिस सूट नहीं करता। इनको ले जाओ सुप्रीम कोर्ट। और आमिर फारूक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और मुसलसल हैं, कई महीनों से, बल्कि शायद बरसों से हैं, वो बैठे रहेंगे। उनको सुप्रीम कोर्ट लेकर नहीं जाना, क्योंकि वहां मोहसिन अख्तर कयानी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे और वो बिल्कुल भी सूट नहीं करते। तो क्या ये करना है? क्या ये इंसाफ पर मबनी है? क्या ये लॉजिक समझ में आती है? मेरा प्रॉब्लम, बार बार मैंने आपसे कहा, दो प्रॉब्लम्स हैं। एक ये कि जज हो, जर्नैल हो, सहाफी हो, ब्यूरोक्रेट हो, तगड़ा बिजनेसमैन हो, जो हो, जिसने जुर्म किया है उसकी गर्दन पे हाथ जाना चाहिए, कानून का सजा मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस की बेटी ने ये सब कुछ किया और चीफ जस्टिस ने ये सब कुछ अगर करवाया है तो इंसाफ हो और उस खानदान को इंसाफ मिले जिनके 2 बच्चे मार दिए गए। ये क्या तरीका है कि आप मौका पड़ने पर उसके पीछे अपने मखसूस लोग छोड़ दें? तो एक इंसाफ होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए ये वाला मामला भी। दूसरा, अभी सेव गजा धरने पर इस्लामाबाद में जो सेनेटर मुश्ताक लेकर बैठे हुए हैं, वहां 2 बंदों पे गाड़ी चढ़ा दी गई। जब उन 2 बंदों पे गाड़ी चढ़ा दी गई, 5-6 लोग जख्मी हुए, धरने की शुरगा सोए हुए थे। तो गाड़ी चढ़ाने वाले साहब वो थे एक फौजी लेफ्टिनेंट, उन्होंने गाड़ी चढ़ाई, 2 बंदे मार दिए, गिरफ्तार होकर थाने पहुंचे और फिर तकी जवाद साहब ने, जो इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान हैं, ये डॉन को बताया कि पहले उनके ब्रिगेडियर वालिद आए, फिर उसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले आए और आकर ले गए कि ये हम अपने तरीके से ट्रायल करेंगे क्योंकि ये फौजी मुलाजिम हैं। तो क्राइम फौजी हुदूद से बाहर हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, सिविलियंस के खिलाफ हुआ, उनको कुचलकर मार दिया गया, उनमें से कुछ लोग जख्मी हो गए, बुरी तरह से जख्मी हो गए, ये सब कुछ हो गया। तो फिर क्राइम तो सिविलियन एरिया में हुआ था, वहां क्यों होगा ट्रायल? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सिविलियंस ने ट्रायल किया था, तो सिविलियंस का ट्रायल सिविल अदालतों में होगा, मिलिट्री अदालतों में कैसे होगा? अगर मिलिट्री वाले का ट्रायल मिलिट्री अदालत में होगा, फौजी निज़ाम के तहत होगा। तो ये वो तमाम मामला है, एक प्रॉब्लम। और दूसरा प्रॉब्लम मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि जो ताकतवर है उसका गिरेबान पकड़ा जाए, बजाय इसके कि तमाम बातें की जाएं कि इतना पहले हुआ था अब इनकलाबी बन रहे हैं। वो तभी इनकलाबी बन जाता अपनी बेटी को बचाने के लिए। और क्या उस वक्त भी किसी इदारे ने बीच में आके उनकी बेटी को नहीं, ये नहीं होने देंगे करने की कोशिश की थी? ऐसी खबरें आई थी? नहीं आई थी। तो इसलिए ये बड़ा आसान सा मामला है, मखसूस लोग मखसूस हालात में पीछे छोड़ दिए गए हैं। जो गलत है वो गलत नवाज शरीफ करे, आसिफ जरदारी करे, इमरान खान करे, कोई जज करे, जर्नैल करे, सहाफ़ी करे, ब्यूरोक्रेट करे, कोई तगड़ा बिजनेसमैन करे। जो गलत है वो गलत है, उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये उसूल होना चाहिए, कम से कम सहाफ़ियों का, सहाफ़त का ये उसूल होना चाहिए। स्पीकिंग ट्रूथ टू द पावर और मजलूम के साथ खड़े होना, ये बुनियादी उसूल होना चाहिए। हमारे यहाँ एक अजीब तरीका है, सोशल मीडिया पर वो बाकायदा लोग कुछ पीछे छोड़ दिए गए हैं। आखिर में जाते जाते आप सर्च करूं, शाह महमूद कुरैशी साहब का मजीद रिमांड मांगा गया, इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। 30 दिन का पुलिस जिस्मानी रिमांड मांग रही थी,
19 दिन का जो रिमांड था उससे पहले जज साहब के सामने, उसमें पेशरफ थी 0, 0, अंडा 0। अब पुलिस ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब से हमें करना है मोबाइल बरामद। तो जब शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ्तार हुए तभी मोबाइल उनके हवाले कर दिया गया था। अदालत ने तमाम चीज़ें देखी और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने ये दरख्वास्त पुलिस की कि मज़ीद रिमांड दे दिया जाए मुस्तरद कर दी है। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो उनके मामले में ये एक अदद पेशरफ्त है। वैसे भी जब 9 मई हुआ था तो शाह महमूद कुरैशी साहब ना तो पिंडी में थे, इस्लामाबाद में थे, यानी GHQ पे हमला हुआ था, ना लाहौर में थे जहां कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ था, ना पेशावर में थे जहां रेडियो पे हमला हुआ था, ना मियांवाली में, ना फैसलाबाद में थे जहां हसास इदारे के दफातर पे हमला हुआ था। शाह महमूद कुरैशी साहब थे कराची में, आगा खान हॉस्पिटल में, उनकी जो अहलियां हैं उनका इलाज चल रहा था। तो शाह महमूद कुरैशी साहब के सिलसिले में जो पूरे मुल्क में मुकदमे हैं उनकी ये हकीकत है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।